जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और यूपी स्पेशल हिंदी साहित्य की जो क्लासेस चल रही थी, उसी श्रृंखला में आज 6वीं क्लास में हम लोग जीवनी और आत्मकथा के महत्वपूर्ण संदर्भों को देखेंगे। मेरा नाम सत्यप्रकाश त्रिपाठी है और हम लोग यूपी स्पेशल की इस समय जो हिंदी साहित्य की प्रमुख मुख्य परीक्षा के दृष्टिगत जो प्रमुख विषय हैं उनको कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जीवनी और आत्मकथा इन दो टॉपिक्स को कवर करना है। तो डायरेक्ट बिना देर किए हुए चलते हैं पहले टॉपिक जीवनी पर। ठीक है, जीवनी की बात करें यहाँ पर, तो जीवनी आधुनिक गद्य विद्या है। वस्तुतः जीवनी किसी भी हम रूप में हमारे पारंपरिक साहित्य में मतलब पारंपरिक साहित्य से लेकर के वर्तमान तक में ये रही है। ठीक है, जैसे कि हम ये बोलें कि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। ठीक है, हालांकि रामचरितमानस जीवनी नहीं बल्कि चरित काव्य है। ठीक है, नाम से ये रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस लिखा हुआ है। ठीक है, तो जीवनी नहीं बल्कि चरित काव्य है। उसमें बेसिकली क्या किया गया था कि लौकिक और अतिलौकिक जो कल्पना के द्वारा जीवन के उदात्त पक्षों का तुलसीदास जी ने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया था बेसिकली। ठीक है, उसमें ऐसे आप समझ सकते हैं कि तथ्यों की वास्तविकता को जीवन के सूत्र के रूप में उपस्थित नहीं किया गया था। पता नहीं तुलसीदास जी ने वो राम भगवान को देखा था या नहीं देखा था। ठीक है, लेकिन जो जीवनी का चरित्र होता है, बेसिकली जीवनी एक तरह से चरित्र ही होता है। ठीक है, जिसमें जीवन का प्रभावपूर्ण और क्रमबद्ध किंतु धारावाहिक के रूप में वर्णन अपेक्षित होता है। ठीक है, लेखक को कल्पना के साथ मनमानी की छूट नहीं होती है। लेखक अपना कल्पना कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हेर फेर कर दे कल्पना में। ठीक है, और पूरा ही जीवन चरित्र ही पलट दे। ठीक है, वास्तविक जानकारी के इर्द गिर्द ही कल्पना को संभव रखा जा सकता है। इसमें घटना और रोचकता के मध्य बीच का मार्ग निकालना पड़ता है। ठीक है, अभी हम लोग इसको समझेंगे। जैसे कि जीवनी लेखक जो होता है वो अपने कल्पना को एकदम मनमानी छूट नहीं दे सकता। यानी कि पात्र के जीवन की वास्तविक जानकारी के आधार पर ही लेखक कल्पना के चित्र उकेर सकता है। यानी कि मनमानी की छूट इसमें नहीं होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगली बात क्या है कि जो जीवनी का लेखक होता है वो इतिहास के घटनाक्रम, मतलब ऐतिहासिक संदर्भों में हम क्या पढ़ते हैं तो घटनाक्रम को पढ़ते हैं, और उपन्यास में हम क्या पढ़ते हैं रोचकता। तो घटनाक्रम और रोचकता को मिला करके, ठीक है, घटना और रोचकता के बीच मध्यम मार्ग की खोज करता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है, जो भी कल्पना होगी वो वास्तविक जानकारी के इर्द गिर्द ही संभव होगी। यानी कि ऐसे समझ सकते हैं कि जीवनी में लेखक को उन अच्छाइयों के साथ साथ उन कमजोरियों को भी उभारना होता है जो कि पात्र के जीवन में बने रहते हैं। ठीक है, तो पात्र के जीवन की मानवीय कमजोरियों को भी उभारना पड़ेगा, न कि केवल अच्छाइयों को ही यहाँ पे बताया जाए। ठीक है, जीवन के घटनाक्रम को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना है। ठीक है, धारावाहिक के रूप में, ताकि उसकी क्रमबद्धता बनी रहे। ऐसा नहीं कि पहले बचपन का बता दिया और फिर बाद में पहले बुढ़ापे का बता दिया, फिर बाद में बचपन का शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे भी बचना रहता है। बेसिकली जीवन किसी व्यक्ति के जीवन का प्रभावपूर्ण और क्रमबद्ध किंतु धारावाहिक के रूप में किया गया वर्णन है। तो ये आप डिफिनीशन भी लिख सकते हैं कि जीवन का प्रभावपूर्ण और क्रमबद्ध किंतु धारावाहिक के रूप में किया गया वर्णन जीवनी कहलाता है, जिसमें देश काल और परिस्थितियों का अंकन भी चरित्र नायक के जीवन की घटनाओं को पुष्ट रूप करने के लिए उसकी पुष्टि करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो जीवनी लेखक होता है, ठीक है, जीवनी जो भी लेखन करेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं जीवनी लिख रहा हूँ महात्मा गांधी की जीवनी, तो मैं जो है वहाँ पे मंच पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि महात्मा गांधी के जीवन में जो भी घटनाएं हुई मैं उस समय वहाँ उपस्थित नहीं था। ठीक है, तो जीवनी लेखक प्रायः क्या होता है, स्वयं मंच पर नहीं उतरता है, बल्कि अपने आप को सदैव नेपथ्य कह सकते हैं, मंच के पीछे रह करके लेखन करता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या है, इसमें एक प्रमुख बात और है कि इसमें रचनाकार और नायक, ठीक है, जो रचना करेगा और जो उसका नायक होगा वो अलग अलग होगा। ये भी चीज़ ध्यान में रखना है। जबकि आत्मकथा हम देखेंगे तो उसमें रचनाकार और नायक दोनों सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो जीवनी के इन किन प्रमुख बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की। जीवनी की जब भी डिफिनीशन आएगी तो आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, जीवनी से आप क्या समझते हैं। हिंदी साहित्य में जीवनी के विकास पर या जीवनी के विकास का विवेचन कीजिए, तो ऐसे आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन सब जानकारियों के आधार पर आप आराम से अपना उत्तर लिख पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य में जीवनी। ठीक है, एक बार थोड़ा सा इस टॉपिक को देख लेते हैं, हिंदी साहित्य में जीवनी। ठीक है, तो जीवनी की जो विकास यात्रा है उसको एक बार देखेंगे। बेसिकली भारतेंदु युग के समय से ही, ठीक है, भारतेंदु युग के समय से ही जीवनी लिखे जाने लगे थे। भारतेंदु काल में जैसे हालांकि उतनी तटस्थता और कलात्मकता नहीं थी जितनी आवश्यकता थी जीवनी के लेखन में, लेकिन तब भी आख्यानात्मक तौर पे, मतलब जैसे भारतेंदु ने कालिदास का लिखा था। ठीक है, अगर भारतेंदु की बात करें तो भारतेंदु ने खुद ही कालिदास, ठीक है, जयदेव
और सूरदास, ठीक है, सूरदास का लिखा था। एक और शंकराचार्य, ठीक है, शंकराचार्य का। तो भारतेंदु ने स्वयं जो है जीवनी लिख करके, जीवनियाँ भारतेंदु ने लिखी थी, ठीक है। भारतेंदु द्वारा लिखी गई जीवनियाँ जो थी, उनका एक ये पुस्तक है भारतेंदु का, बादशाह दर्पण, ठीक है, और एक और है चरितावली, ठीक है, चरितावली। इसमें बेसिकली बस ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको याद करना या जानना या इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर भारतेंदु युग की बात करें, भारतेंदु युग में भारतेंदु से अलग अगर बात करें तो एक खत्री जी थे, ठीक है, खत्री जी। इनका पूरा नाम केपी खत्री मुझे याद आ रहा है, शायद एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। खत्री जी थे, इनका पूरा नाम शायद कार्तिक प्रसाद खत्री था, केपी खत्री या कार्तिक प्रसाद खत्री, ठीक है, कार्तिक प्रसाद खत्री। इन्होंने भी जैसे मीराबाई और छत्रपति शिवाजी, अहिल्याबाई, इन लोग का किया था, ठीक है। भारतेंदु मंडल में थे राधा कृष्ण दास, ठीक है, राधा कृष्ण दास। इन्होंने भी विभिन्न जो है जीवनियाँ लिखी थी। तो भारतेंदु युग से ही जीवनी की शुरुआत मिलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा देखेंगे अगर द्विवेदी युग में, ठीक है, तो द्विवेदी युग में शिवनंदन सहाय प्रमुख जीवनी लेखक के तौर पे उभरते हैं, शिवनंदन सहाय, ठीक है, जो कि हरिश्चंद्र की जीवनी लिखते हैं, हरिश्चंद्र की, तुलसीदास की, ठीक है, और चैतन्य महाप्रभु की जीवनी लिखते हैं, ठीक है। तो हरिनंदन सहाय का थोड़ा सा जिक्र करेंगे, है ना। द्विवेदी युग में क्या होता है कि जो विभिन्न लेखक जैसे शिवनंदन सहाय हो गए, एक और नाम याद आ रहा है अखिलानंद शर्मा, ठीक है, अखिलानंद। अच्छा, इसका कोई नोट्स नहीं मांगेगा, ठीक है, आप लोग इसी के आधार पर नोट्स बनाइए। इसमें करना क्या है आप लोग को, जैसे ये सारी चीज़ें जीवनी क्या होंगी ये बता लिया, फिर हिंदी साहित्य और जीवनी एक हेडिंग डालेंगे, फिर हिंदी साहित्य में जीवनी की शुरुआत भारतेंदु युग से, और उसके अलावा भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, ऐसे करके आप नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है। तो नोट्स मत मांगिएगा प्लीज़, क्योंकि ये डिलीट हो जाता है। मेरी एक कमजोरी है कि मैं जो आप लोग को पढ़ाता हूँ उसके बाद तुरंत नोट डिलीट कर देता हूँ। तो नोट्स नहीं मांगिएगा, बाकी कोशिश ये रहेगा मेरा कि आप लोग को अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। तो अखिलानंद शर्मा नाम के एक जीवनी लेखक हैं जो दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती का जीवनी लेखन करते हैं, ठीक है, दयानंद सरस्वती का करते हैं, तिलक का करते हैं, तिलक का, मालवीय जी का, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि द्विवेदी युग में भी ये जो जीवनी लेखन की परंपरा है ये चलती रहती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर बात करें तो कुछ द्विवेदी युग में ही, हालांकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा फैक्ट, लेकिन बस बताने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी लिखी जाती है, ठीक है, बहुत लेखक इसको लिखते हैं, है ना, ऐसे आप मान सकते हैं, है ना। जब द्विवेदी युग खत्म होता है तो द्विवेदी युग के बाद उत्तर द्विवेदी युग में, ठीक है, उत्तर द्विवेदी युग या छायावाद मान सकते हैं लेकिन कविता के क्षेत्र में, लेकिन उत्तर द्विवेदी युग यहाँ पे लिखना ज़्यादा सही है। उत्तर द्विवेदी युग की बात की जाए तो इसमें उद्बोधन, जीवनी लेखन में उद्बोधन का स्वर प्रमुख हो जाता है। इस युग में विशेषकर उन्हीं चरित्रों के जीवन लिखी गई जो राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरणा देने वाले थे, ठीक है, जैसे कि तिलक हो गए, यहाँ पे भी गांधी हो गए, ठीक है, नेहरू हो गए। इन लोग के जीवन पे बहुत ज़्यादा जीवनी लेखन लिखा जाता है। जैसे ईश्वरी प्रसाद शर्मा थे, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक पे लिखा, ठीक है। राम नरेश त्रिपाठी थे, उन्होंने गांधी जी पर लिखा। गणेश शंकर विद्यार्थी थे, उन्होंने नेहरू जी पे लिखा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इस युग में विशेषकर उन्हीं चरित्रों को प्रमुखता मिलती है जो राष्ट्रीय आंदोलन में डायरेक्ट जुड़ाव रखते हैं, ठीक है, द्विवेदी युग के बाद जो उत्तर द्विवेदी युग होता है। अब बात कर लेते हैं एक बार स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता उपरांत जाहिर सी बात है भारत को आज़ादी मिली, नया आज़ादी मिला, ठीक है। तो इसमें भी जो जीवनी है वो अधिकतर राजनीतिक व्यक्ति से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, अधिकतर इसमें राजनीतिक व्यक्ति हावी हो जाएंगे, राजनीतिक व्यक्ति, ठीक है। अधिकतर इसमें क्या होगा, राजनीतिक व्यक्ति हावी हो जाएंगे। लगभग सभी नेताओं की जीवनी पर लिखा गया। अब जाहिर सी बात है अगर नेताओं की बात की जाएगी तो बहुत ज़्यादा नेता हो जाएंगे और ये एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है, उसको याद करना संभव नहीं है और सूची लंबी है तो आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। उन सभी साहित्य की चर्चा यहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे, किनका लिखा गया, क्या क्या लिखा गया। लेकिन इसमें भी अगर साहित्यिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिवरानी देवी का जीवन था, शिवरानी देवी द्वारा, ठीक है, शिवरानी देवी जो कि प्रेमचंद जी की धर्मपत्नी थी, इनके द्वारा लिखा गया था, जो हिंदी साहित्य में मतलब महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रेमचंद्र नहीं है, प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद घर में
तो शिवरानी देवी का आप जिक्र कर सकते हैं यहाँ पे स्वतंत्रता उपरांत, ठीक है। इसके अलावा इन्हीं के लड़के थे अमृत राय, ठीक है, अमृत राय, इनके द्वारा लिखा गया था कलम का सिपाही, ठीक है, कलम का सिपाही अमृत राय। ये आप बता सकते हैं। मतलब इसमें क्या किया गया, बेसिकली उपन्यास की तरह रोचक बना करके जीवनी को लिखने का प्रयास किया गया कलम का सिपाही में, ठीक है ना। लेखक बहुत हद तक तटस्थ होकर के इसमें अपने नायकों का मूल्यांकन करते हैं जीवनी में, ठीक है। इस कृति में भी प्रेमचंद के वैचारिक और संवेदनात्मक विकास को तत्कालीन परिवेश ने किस प्रकार रचा, उसका वर्णन यहाँ पे कलम के सिपाही में किया जाता है। तो थोड़ा सा अमृत राय को आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक रामविलास शर्मा, ठीक है, राम विलास शर्मा का आप जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। साहित्य के दृष्टिकोण से इनका था निराला की साहित्य साधना, ठीक है। तो उन्होंने इसमें निराला के किस प्रकार जीवन में किस प्रकार दुख रहे, कैसे उन्होंने अपने दुखों के बीच साहित्य की साधना की, उसको उन्होंने बताया। तो निराला की साहित्य साधना एक प्रमुख कृति हो जाती है, ठीक है। उसमें इस कृति में होता क्या बेसिकली कि निराला के स्वभाव, उनकी अनुभूति कैसी रही, उनकी साहित्य रचना कैसी रही, उनका व्यक्तित्व कैसा रहा, उनके व्यक्तित्व पे उनके जीवन का कैसा प्रभाव पड़ा, ये सब एक साथ समेटने का प्रयास किया गया है। यानी कि निराला के जीवन के संघर्ष, उनके अभाव, उनके दुख को बहुत ही आत्मीयता के साथ रामविलास शर्मा जी ने इसमें बताया। निराला की साहित्य साधना अगर आपको पढ़नी होगी तो बिल्कुल पढ़िएगा, बहुत ही जानदार और शानदार बुक है। इसमें बेसिकली निराला क्यों निराला है, निराला के निरालापन को उभारा है रामविलास शर्मा ने, ठीक है। तो इस प्रकार थोड़ा सा आप बता सकते हैं, है ना। इसके अलावा अगर एक और मैं पन्ना यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि ये वाला PDF मिल जाए, ठीक है, पन्ना ऐड कर दे रहा हूँ ये PDF भेज भी दूंगा। एक और इसमें मुझे याद आ रहा है, विष्णु प्रभाकर, ठीक है, विष्णु प्रभाकर, इनका है आवारा मसीहा, बहुत आप लोगों ने नाम सुना होगा, आवारा मसीहा, ठीक है। आवारा मसीहा में ये मसीहा ये वाला नहीं होना चाहिए यार, कुछ गलत है, मसीहा, ठीक है, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा में बेसिकली शरद चंद्र जो कि लेखक थे, शरद चंद्र के जीवन का वर्णन किया गया। इसमें शरद चंद्र के जीवन के एक एक सूत्र को जोड़ करके उनकी यात्रा को, बेसिकली जीवन यात्रा को भाव यात्रा के रूप में यहाँ पे बताया गया है ना। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि आवारा मसीहा शरद चंद्र के ऊपर लिखा गया एक भाव यात्रात्मक जीवनी है, ठीक है। मतलब उसकी जीवन यात्रा को भाव यात्रा के रूप में बहुत ही भावुक, बहुत ही गहनता के साथ, बहुत ही अनुभूति के साथ लिखने का यहाँ पे प्रयास किया गया है, ठीक है। इसके अलावा मतलब ये इतना अगर आप जिक्र कर देते हैं तो बहुत है, ठीक है। अगर एक आध और लिखना है तो शिखर से सागर तक, लेकिन उनका नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। शायद राजकमल नाम था उनका, ठीक है, राजकमल करके एक लेखक थे, इन्होंने शिखर से सागर तक लिखा, शिखर से सागर, और ये अज्ञेय की जीवनी है, ठीक है, शिखर से सागर, ठीक है, ये अज्ञेय की जीवनी है। तो अगर आप इतना भी जिक्र कर देते हैं तो बहुत है, ठीक है। तो कुल मिला जुला के जीवनी पे जब भी प्रश्न आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जीवनी को समझाएंगे कि जीवनी है क्या, पूरा ये इंट्रोडक्शन के साथ बताएंगे। उसके बाद हिंदी साहित्य में जो जीवनी की शुरुआत है वो भारतेंदु युग से होती है, तो किस प्रकार भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, उत्तर द्विवेदी युग के साथ साथ स्वतंत्रता उपरांत जीवनी का लेखन चलता है। प्रमुख जीवनियों के 2-4 अगर आप याद करके बता देंगे तो उतना सफिशिएंट है, ठीक है। अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि आत्मकथा है। बेसिकली आत्मकथा होता क्या है, इसमें रचनाकार और नायक एक ही व्यक्ति होता है। अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जीवनी में रचनाकार और नायक अलग अलग व्यक्ति होता है, वहीं आत्मकथा में रचनाकार और नायक की भूमिका एक ही व्यक्ति की होती है, ठीक है। आत्मकथा में स्वयं के अनुभव को वर्णित करना होता है। बेसिकली आत्मकथा में लेखक के सामने ये चुनौती रहती है कि वो स्वयं को अनुभव को व्यक्त करते समय तटस्थ रहे और निरपेक्ष रहकर लेखन करें, ठीक है। होता क्या है कि जैसे मैं अपने अगर अनुभव को बताऊंगा तो मैं उसको बढ़ा चढ़ा करके बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर दूंगा और अपने आप को हर जगह सही सिद्ध करने का प्रयास करूंगा। तो जो आत्मकथा के लेखक होते हैं उनके सामने ये चुनौती रहती है कि वो तटस्थ रहें और निरपेक्ष रह करके आत्मकथा लेखन करें, ठीक है। तो जीवनी और आत्मकथा में अंतर ये होता है कि जीवनी जो है आपकी जीवनी कोई और लिख रहा होता है, लेकिन आत्मकथा आप स्वयं लिख रहे होते हैं, ठीक है। ये एक प्रमुख अंतर होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि आत्मकथा में चूंकि तटस्थता और निरपेक्षता मांग होती है आत्मकथा की, तो इसमें आत्मकथा जो लेखक होता है उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि अपने लेखक का जो दृष्टि हो वो आलोचनात्मक दृष्टि हो, ठीक है। अपने पक्ष विपक्ष सबका मूल्यांकन करे, सबको बताए और
भावक जो है, यानी कि जो पाठक है, जो श्रोता है, उसको उसको उसके लिए छोड़ दे कि वो जैसा चाहे वैसा समझे, ठीक है। तो आलोचनात्मक दृष्टि का विकास इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें वह जिससे जो आत्मकथा लेखक है वह आत्म प्रशंसा और आत्मवेदना के भाव से बच सके, ठीक है। यानी कि बेसिकली इसमें होता क्या है कि अपने जीवन अनुभव का दूसरों से परिचय कराना, ठीक है। तो जीवनानुभव का परिचय सामने वाले से कराना, ये इसकी मांग होती है, ठीक है। तो जीवन के कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य होते हैं जो आत्मकथा में लिखे जाते हैं। मैंने बचपन में क्या क्या कांड किए वो मैं अपनी आत्मकथा में लिखूंगा, ठीक है। जीवनी, अगर मान लीजिए कोई मेरा भाई या फिर कोई और जो मुझसे प्रभावित है वो मेरी जीवनी लिखना चाहे तो लिख सकता है, लेकिन अगर आत्मकथा लिखना हुआ, मैंने मेरे बचपन के जितने भी कांड हुए, मैंने अभी तक जो जो कांड किए वो सारे मैं अपने आत्मकथा में बताऊंगा। तो यानी कि आत्मकथा में रचनाकार का स्वयं मूल्यांकन होता है, ठीक है। स्वयं मूल्यांकन करता है। हालांकि ये स्वयं मूल्यांकन करना बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन करना तो करना है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, आत्मकथा की शुरुआत इसमें मध्यकाल से ही मानी जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक हेडिंग पड़ेगा, हिंदी साहित्य, ठीक है, और यहाँ पे आत्मकथा, है ना। अब बात है तो मध्यकाल में, तो पहले हेडिंग पड़ेगी बस बताने के लिए कि हाँ आप जानते हैं कि मध्यकाल में भी आत्मकथा लिखी थी, ठीक है। तो मध्यकाल में इनकी बनारसी दास, ठीक है, बनारसी दास की कथा थी, क्या नाम था उनका, अर्धकथा, ठीक है, अर्धकथा नाम भी था, ठीक है। इसको प्रथम आत्मकथा माना जाता है, जिसमें वो अपने जीवनानुभव के बारे में बनारसी दास लिखते हैं। यह रचना का कालखंड जो है वो भले ही मध्यकालीन हो, लेकिन उसमें कुछ आत्मकथात्मक तत्व थे, इसके कारण उसे हिंदी का प्रथम, अर्धकथा को प्रथम हिंदी का आत्मकथा माना जाता है, ठीक है। इस आत्मकथा के बाद मध्यकालीन हिंदी साहित्य में कोई दूसरा आत्मकथा उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे आप मान सकते हैं कि फिर से अब हम लोग पहुंच जाते हैं भारतेंदु युग पे, ठीक है। भारतेंदु युग में, और भारतेंदु युग में कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ठीक है। भारतेंदु युग में भारतेंदु खुद लिखते हैं, क्या नाम था उसका, कुछ आप बीती, जो सीरियल आता था वो वाला आप बीती नहीं, है ना, भूत वाला सीरियल। यार भूत से देख करके तो मुझे बहुत डर लगता है, भूतों से। कुछ आप बीती कुछ जग बीती है, पता नहीं भूत होते भी हैं या नहीं हैं, पता नहीं। तो आप बीती का नाम सुनते ही सेहरन हो जाता है ना। तो भारतेंदु ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती में अपनी आत्मकथा लिखी। इस आत्मकथा में बेसिकली उन्होंने अपने जीवन की रोचक घटनाओं का वर्णन किया, ठीक है। इसके अलावा भारतेंदु युग की अगर बात करें तो राधाचरण गोस्वामी, जो कि भारतेंदु मंडल के सदस्य थे, राधाचरण गोस्वामी, ठीक है, ये भी अपना आत्मकथा लिखते हैं, ठीक है, मेरा संक्षिप्त जीवन चरित्र, ठीक है। यानी कि राधाचरण गोस्वामी का भी हो सकता है मेरा संक्षिप्त जीवन चरित्र, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर ये पूरा वीडियो देख रहे होंगे कि यूपीएससी हिंदी में से जो सर लोग हैं, तो उसमें से आप किसका जीवन चरित्र आप चाहते हो, या आत्मकथा किसकी आप पढ़ना चाहते हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर द्विवेदी युग की बात की जाए, ठीक है, द्विवेदी युग में, तो द्विवेदी युग में बेसिकली सरस्वती पत्रिका के माध्यम से, सरस्वती, इसमें जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, एमपी द्विवेदी, इन्होंने क्या किया, एमपीडी, इन्होंने क्या किया, विभिन्न लेखों के माध्यम से कई लेख प्रकाशित किए आत्मकथा से संबंधित, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। इसके अलावा हरिभाऊ उपाध्याय ने महात्मा गांधी की आत्मकथा का हिंदी में अनुवाद किया था, ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ, तो अनुवाद भी यहाँ से शुरू हो जाता है आत्मकथा का, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। हरिभाऊ उपाध्याय ने इसको किया था। हरिभाऊ उपाध्याय का ही HB उपाध्याय, HBU, हरिभाऊ उपाध्याय का भी एक साधना के पथ पर, ठीक है, साधना के पथ पर अपना स्वयं का जीवनी आत्मकथा इसमें मिलती है ना। अगर इसके अलावा अगर कुछ उल्लेखनीय आत्मकथाओं की बात करें स्वतंत्रता से पूर्व, ठीक है, स्वतंत्रता मतलब उत्तर द्विवेदी युग मान सकते हैं, उत्तर द्विवेदी युगीन, ठीक है। अगर स्वतंत्रता से पूर्व बात की जाए तो पांडे बेचन शर्मा का है अपनी खबर, ठीक है, उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र, मैं लिख दे रहा हूँ, इनका बुक का क्या नाम था आत्मकथा का, अपनी खबर, ठीक है, अपनी खबर। मेरी असफलताएं,
मेरी असफलताएं, ठीक है, ये बाबू गुलाब राय, ठीक है, बाबू गुलाब राय का, ठीक है। मेरी जीवन यात्रा अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा के जो लेखक हैं, बताइए जल्दी से कमेंट करके कौन है। मेरी जीवन यात्रा, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन की मेरी जीवन यात्रा इसमें प्रमुख हो जाती है, ठीक है। जैसे मेरी असफलताओं में बाबू गुलाब राय क्या करते हैं, निबंध शैली में अपनी क्या कहते हैं, जीवन चरित्र को लिखते हैं, ठीक है। ईमानदारी के साथ अपने आप पर भी तीखे कटाक्ष करते हैं, ठीक है। तो ये एक आत्मकथा लेखन की नई शैली भी मानी जाती है, मेरी असफलताएं, ठीक है। और उसमें बताते हैं कि मैं ठोक पीट कर लेखक बना हूँ, प्रतिभा अवश्य है परंतु वह 1/3 से अधिक नहीं है, ठीक है। मेरे लेखन में 2/3 क्या है, चोरी है और परिश्रम है, ठीक है। तो इस प्रकार आप ऐसे बता सकते हैं। मेरी जीवन यात्रा अगर बात की जाए तो ये भी 3 खंडों में रचित एक आत्मकथा है, जिसमें घुमावदार रास्तों को उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में अपने जीवन के सच को वर्णित किया है, ठीक है। एक इसमें और प्रमुख इसमें हो जाता है उनका, मार्क्सवादी लेखक हैं यशपाल, ठीक है। यशपाल का जिक्र अगर हम लोग ना करें तो इसमें थोड़ी सी बेईमानी होगी यशपाल के साथ। उनका सिंहावलोकन, ठीक है, सिंहावलोकन, ठीक है, सिंहावलोकन उनकी आत्मकथा कई खंडों में प्रकाशित हुई। इस आत्मकथा में उन्होंने बेसिकली अपनी क्रांतिकारी जीवन की कहानी बताई है, ठीक है। तो सिंहावलोकन थोड़ा सा यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। बाकी तो लगभग इसमें जितने भी थे आप इसका जिक्र कर सकते हैं कि हिंदी साहित्य में इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा आत्मकथा है तो सबका जिक्र करना संभव नहीं है। हिंदी साहित्य की बेसिकली बात कर रहा हूँ तो, हालांकि इसके अलावा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण से विभिन्न लेखकों ने अपने लिखा है जीवन चरित्र आत्मकथा को, ठीक है। उसकी बात हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। हिंदी साहित्य के दृष्टिगत क्या क्या महत्वपूर्ण है उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो विभिन्न भाषाओं में अनुदित आत्मकथा साहित्य भी आज़ादी के बाद देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर इतना का आप जिक्र कर लेते हैं, यशपाल का सिंहावलोकन, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन का मेरा जीवन यात्रा, गुलाब राय का, ठीक है, तो इतना सही है। एक इसमें ऐसे आ सकता है कि जैसे अपनी खबर, जैसे मान लीजिए मेरी असफलताएं हो गई, मेरी जीवन यात्रा हो गई, सिंहावलोकन हो गया, तो अपनी खबर में भी बेसिकली उन्होंने क्या किया है, पांडेयचरण शर्मा उग्र ने अपने आरंभिक 21 वर्ष के जो जीवन है उसमें पूरी सच्चाई के साथ उनको प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो ये मान सकते हैं। अच्छा, इतना सब जिक्र कर रहे हैं तो एक जिक्र करना और बनता है जो कि अंतिम होगा आज का जिक्र, ठीक है। ये अमिताभ बच्चन जी के जो पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, इनको कैसे भूला जा सकता है इनका, क्योंकि ये किस्सागो शैली में अपनी आत्मकथा लिखते हैं, 4 भाग में रहता है, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, तो 4 भागों में रहता है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, ठीक है, और 10 द्वार से सोपान तक, 4 भागों में इनका रहता है। तो लिखना जरूरी नहीं है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरों से दूर, और एक और है 10 द्वार से सोपान तक। 4 भागों में हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा प्रकाशित होती है आज़ादी के बाद। तो ये सब आपने बता सकते हैं कि बच्चन की जो आत्मकथा है यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी की, ये किस्सागो शैली में है। जीवन की सच्ची घटना का वर्णन करके आत्मकथा को वो और अधिक रोचक बनाते हैं। बेसिकली निजी जिंदगी को जिस प्रकार से हरिवंश राय बच्चन जी ने उभारा है, मतलब लिखा है, वैसा अमूमन और लेखक नहीं करते हैं या कम करते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत जीवन और रचनात्मक उपलब्धि के द्वंद्व को सूझबूझ के साथ प्रस्तुत करना, आत्मानुभव को और जीवन की घटना को ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करना, ये आत्मकथा की विशेषताएं हैं जो अच्छी आत्मकथाएं होती हैं, और उसमें हरिवंश राय बच्चन प्रमुख लेखक के तौर पे उभरते हैं। तो इतना अगर आप बता देते हैं तो हिंदी में आत्मकथा का विकास और हिंदी की जो आत्मकथा की विकास यात्रा हिंदी साहित्य के दृष्टिगत वो पूरी मानी जाती है, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। कुछ अगर गलती हो गया हो तो उसको नज़रअंदाज कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगली बार उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो कमेंट करना बेसिकली बहुत ज़रूरी है, लोगों के बीच इसको शेयर कीजिए ताकि और वीडियोस बनाने को प्रोत्साहन मिले, क्योंकि जाहिर सी बात है कम व्यूज़ आएंगे तो फिजिबिलिटी नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर मैं अपना महत्वपूर्ण समय यहाँ पे निकालना हूँ तो आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको कम से कम अंत तक देखें, कमेंट करें और लोगों के बीच शेयर करें, ताकि और मतलब वीडियोस और ऐसे वीडियोस लाने का प्रयास है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद,